हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज जो है हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे जो अभी तक हमने थ्योरी पढ़ ली है, और नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मोकेमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड चेंजेस टू वेपर इट्स एंथैल्पी चेंज इज। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो क्या क्या चीज दे रखी है। एक आपके दे रखा है टेम्परेचर, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए क्वेश्चन को कि क्या क्या चीज दे रखी है और लैंग्वेज क्या है वो हम समझने के लिए करते हैं। तो टेम्परेचर हमने नोट कर लिया, उसके बाद हमने देखा प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद दे रखा है व्हेन 1 मोल, अमाउंट कितना है 1 मोल ऑफ अ लिक्विड चेंजेस टू वेपर इट्स। अब देखिए लिक्विड से वेपर हो रहा है, क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपर, ये आपको ध्यान रखना है, लिक्विड से वेपर हो रहा है। आगे दे रखा है इट्स एंथैल्पी चेंज इज, यहां पर ये कह रहा है एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी में परिवर्तन क्या है 30, वैल्यू कितनी दे रखी है 30। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, किलो जूल पर मोल। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कई बार क्या होता है आरपीसी टाइपिंग मिस्टेक कर देती है। तो जैसे एक कैपिटल जो किलो जूल के लिए जब हम काम में लेते हैं, किलो के लिए जब हम के काम में लेते हैं तो वो स्मॉल होना चाहिए। जैसे किलो जूल लिख रहे हैं तो के स्मॉल और जे कैपिटल, लेकिन कई बार क्या होता है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से वो के कैपिटल कर देता है। तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना कि ये के का मतलब क्या है। तो वहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, आपका जो एक्सपीरियंस है, ये जो आपने पढ़ा है उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि उस के का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ये किलो जूल है और दूसरा पर मोल लिखा हुआ है। पर मोल ये अगर मोल इनवर्स है इसका मतलब ये मोलर एंथैल्पी की बात हो रही है। यहाँ पर वो लिखेगा नहीं मोलर एंथैल्पी, क्योंकि इसने कंडीशन दे दी कि 1 मोल है। तो यहाँ पर यूनिट से आप पहचान सकते हैं कि मोलर एंथैल्पी है या सिंपल एंथैल्पी है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है, मोलर एंथैल्पी अलग होती है और सिंपल एंथैल्पी अलग होती है। मोलर एंथैल्पी में अमाउंट कुछ भी दो वो फिक्स रहेगी, लेकिन जो सिंपल एंथैल्पी है वो चेंज हो जाएगी अमाउंट के साथ। आगे दे रखा है कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज। अब ये पूछ रहा है कि एंट्रोपी चेंज क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके 2015 का जो स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी थी उसमें पूछा गया है। अब यहाँ पर अगर आपने थोड़ा भी क्वेश्चन ढंग से समझा होगा तो आपको एक चीज़ याद होगी कि यहाँ पर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैंने आपको एंट्रोपी चेंज के जो फेज ट्रांजिशन वाले फॉर्मूले लिखवाए थे, तो वहाँ पर अगर आपको याद हो तो हमने लिख रखा है डेल एस। अब यहाँ पर लिक्विड से वेपर हो रहा है तो वेपराइजेशन है, और इक्वल्स टू डेल एच वेपराइजेशन अपॉन कैपिटल टी। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको अगर याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। जितने भी फेज ट्रांजिशन वाले प्रोसेस हैं, चाहे लिक्विड से वेपर हो, चाहे सॉलिड से लिक्विड हो, चाहे लिक्विड से सॉलिड हो, वो सब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, क्योंकि रिवर्सिबल फॉर्म में हो रहे हैं। तो रिवर्सिबल फॉर्म में डेल जी 0 होता है, तो आप वैसे भी देखेंगे तो डेल एच बराबर टी डेल एस आ जाएगा। तो ये आप देखेंगे डिफरेंट फॉर्म हो गया, लेकिन फॉर्मूला आप देखोगे घूम फिर के यही रहेगा, डेल एस इक्वल्स टू डेल एच अपॉन टी। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर ये मोलर फॉर्म में है तो ये भी मोलर फॉर्म में आ जाएगा, और अगर ये सिंपल फॉर्म में मोलर फॉर्म में नहीं है तो ये भी मोलर फॉर्म में नहीं आएगा। समझ में आई बात। अब आपको कुछ नहीं करना है, डेल एच की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 30 किलो जूल पर मोल, 30 किलो जूल पर मोल। अब इसको मैं एक बार यूनिट छोड़ देता हूँ। इसके नीचे अगर आप बात करेंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू आपको हमेशा केल्विन में रखनी है, ये आप ध्यान रखना। अगर आपने डिग्री सेंटीग्रेड में रख दिया तो गलत हो जाएगा। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप केल्विन में करोगे तो 273 आपको ऐड करना है, तो 273 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 300। अब क्योंकि ये किलो जूल है तो ये किलो जूल को क्या करेगा, जूल में कन्वर्ट कर रखा है इसने, तो इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो अब ये इसकी जो यूनिट है वो किलो जूल ना रहकर क्या रह गई, जूल, और पर मोल का मोल में नीचे ले गया और ये केल्विन में। समझ में आई बात। तो किलो जूल की यूनिट को मैंने जूल में, जूल पर मोल में कन्वर्ट कर दिया तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो गया, तो ये जूल पर मोल हो गया, और टेम्परेचर का मैंने लिख दिया 300 केल्विन। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 10। ये कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके आ गया 100 और यूनिट क्या रह गई, जूल पर केल्विन पर मोल। अब ऑप्शन देखेंगे तो 100 जूल पर केल्विन पर मोल आपको दे रखा है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है तो देखिए न्यूमेरिकल में कुछ नहीं करना था आपको, एक आपको फॉर्मूला याद है, वैल्यू पुट करनी है, दूसरा आपको यूनिट कन्वर्जन करना है। एक तो आपको किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करना है। जैसे आपने वैल्यू रखी, कैलकुलेशन भी बहुत टिपिकल नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए फिजिकल में हमें लगता है कि न्यूमेरिकल टिपिकल है और हमारे से होगा नहीं। ध्यान रखना कि फिजिकल में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है
तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और आप देखोगे कि हर थर्मोडायनेमिक्स के पेपर में एक साल के 10 से लेके 14 तक क्वेश्चन आए। जो सेकंड वाला पेपर था उसमें 14 क्वेश्चन पूछे गए एक एग्जाम में, जिसमें से डिलीट हो गए थे 2-3 क्वेश्चन। हालांकि तो आप देखोगे कि 10 से लेके 12 क्वेश्चन एवरेज पूछे जा रहे हैं हर बार। तो एक टॉपिक से आपको 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल हम साइकोलॉजी लेते हैं, बहुत टिपिकल होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए हैं। अगर आप थ्योरी वीडियो ढंग से देखोगे और क्वेश्चन वाले वीडियो देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस व्हेन। अब इसके आगे मैंने लिखा हुआ है 2015, 2013 और 2011। इसका मतलब क्या है? देखिए, आपको मैंने बताया था कि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, तो वो कहाँ से करनी है? अगर हम यहाँ वहाँ से करते हैं, जैसे कोई सी भी बुक उठा के प्रैक्टिस करते हैं, तो वो क्वेश्चन की हमसे प्रैक्टिस तो हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम के लिए रेलेवेंट है या नहीं है वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये मैंने आपको लिखकर इसलिए ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, अब आप देखिए स्कूल लेक्चर का एग्जाम है, ये जो सेम क्वेश्चन है 2013 में भी आया था। लैंग्वेज भी आपके लगभग सेम थी कि आपके स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या होगी। क्वेश्चन क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस व्हेन। उसमें सिंपल सा था कि भाई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, उसकी कंडीशन क्या है। यहाँ पर इसने एक चीज़ ऐड कर दी, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर आपने थ्योरी वीडियो देखा हो तो मैंने आपसे कहा था कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया होती है। कंडीशन क्या है? प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। हालांकि आरपीएससी ने कभी नहीं पूछा है, लेकिन अगर कोई पूछना चाहे तो वो क्या कर सकता है? ये कंडीशन चेंज कर सकता है कि कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर की जगह अगर कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर हो तो आपके क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या होगा, वहाँ पर आपके गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा? नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। तो एक तो आपके ये ध्यान रखना है कि कंडीशन क्या है। दूसरी बात ये कि सेम क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था और 2011 में भी इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन था। वहाँ लैंग्वेज डिफरेंट थी कि कौन सी कंडीशन स्पॉन्टेनियस की है और कौन सी स्पॉन्टेनियस की नहीं है। तो आप वीडियो देखेंगे तो मिल जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक ही कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, 2011 में भी पूछा गया, डिफरेंट लैंग्वेज थी, 2013 में पूछा गया और 2015 में एज इट इज, मतलब तीनों साल कंटिन्यू रिपीट हुआ है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने का ये फायदा होता है। तो मैंने आपसे यूँ ही नहीं कहा था कि एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होंगे, वो इसलिए कहा था कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस की कंडीशन अगर आप देखोगे तो डेल जी क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेल जी इक्वल टू डेल एच प्लस टी डेल जी बाय डेल टी पी। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या है? ईजी सा है। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो तो मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, दो तरीके से पूछेगा, या तो फॉर्मूला देगा और पूछेगा कौन सी इक्वेशन है, जैसे ये दे रखा है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि वो कहेगा कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपके लिए फिर भी ईजी है क्योंकि फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ा, फॉर्मूला उसने दे दिया और पूछा कि भाई कौन सी इक्वेशन है, तो आप कह देंगे कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर वो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का है क्या और फिर फॉर्मूले देता, और फॉर्मूले में भी क्या डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना हार्ड है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर उसने ऑप्शन बहुत डिफरेंट दे रखे हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, लेकिन अगर उसने ऑप्शन बहुत पास दे रखे हैं तो फिर आपको लगेगा कि ये क्या है। देखिए मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, डेल जी इक्वल टू डेल एच, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टी है बाहर ब्रैकेट में, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है? यहाँ पर डेल है और ये आपके डेल का साइन है। ठीक है, तो ये आपके डेल और फिर डेल जी है और फिर नीचे डेल टी है और यहाँ पी है। अब ये थोड़ा सा भी अगर मैं मान लीजिए मैं सोचूं कि भाई इसमें अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, टी बाहर और ये डेल जी बाय डेल टी पी, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। समझ में आ रही बात? यहाँ पर इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। तो ये आपके छोटी छोटी चीज़ें, अगर मैं ये वाला डेल हटा दूँ तो भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से करना है कि अगर वो एग्जामिनर टिपिकल क्वेश्चन बनाना चाहे तो पूछेगा कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है और ऑप्शन बहुत चेंज कर देगा, वो डेल हटा दिया या पी की जगह कुछ और लगा दिया तो वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। अब यहाँ पर होता क्या है कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमने क्या देखा कि ये फॉर्मूला दे रखा और पूछा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होगी, ओ सॉरी ये इक्वेशन किसकी है, तो हमको पता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, हमने क्वेश्चन पलट दिया, आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं है, आप इसको ऐसे समझो कि ये एक इक्वेशन पूछी है इसने, तो इक्वेशन हमको पता है किसकी है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की। फिर आप देखो ये बाकी ऑप्शन क्या दे रखे हैं। अब जो गिब्स डुएम इक्वेशन है वो आपके काम की नहीं है, ठीक है, आपकी जो फर्स्ट ग्रेड है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम रहने देते हैं, ये हमारे काम की नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, या कई बार उल्टा लिख देते हैं, कई जगह क्लैपेरॉन क्लॉसियस लिखा हुआ है, कई जगह क्लॉसियस क्लैपेरॉन, वैसे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है। ये इक्वेशन भी आरपीएससी कई बार पूछ लेती है।
तो देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप सोचोगे सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, या आपको ये भी डिसाइड नहीं होगा कि कौन से टॉपिक में इस क्वेश्चन को फिट करें, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं। तो आरपीएससी ने पूछ रखी है कि क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होती है, तो ये आप गूगल से चेक कर लेना, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद अब बचा किरचॉफ इक्वेशन। किरचॉफ इक्वेशन आपके थर्मोकेमिस्ट्री में आती है, ये मैं आपको जब थ्योरी वीडियो पढ़ाऊंगा नेक्स्ट, उसमें आपके किरचॉफ इक्वेशन आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन तो था एक, ये आपके काम का नहीं है, लेकिन आपको तीनों चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए इस क्वेश्चन के माध्यम से। क्या कि भाई गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन तो पता ही चल गई, अब साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होती है और किरचॉफ इक्वेशन क्या होती है। तो ये गूगल से चेक करके आप इसके फॉर्मूले लिख लेना। तो कहने का मतलब है एक क्वेश्चन का मतलब आपको जब सॉल्व कर रहे हो तो केवल आपका आंसर निकालना टारगेट नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कंसेप्ट क्लियर करना कि भाई ये कंसेप्ट इसमें पूछे गए हैं और ये मुझे आते हैं, ये नहीं आते। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन याद कर ली, उसके बाद क्लॉसियस क्लैपेरॉन आप चेक करो कि क्या होती है और किरचॉफ इक्वेशन चेक करो कि क्या होती है, ताकि अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में किरचॉफ इक्वेशन पूछ ले तो हमको आनी चाहिए, या किसी दूसरे क्वेश्चन में क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पूछ ले तो हमको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन द इक्वेशन माइनस डेल ए इक्वल्स टू डब्ल्यू रिवर्सिबल द फंक्शन ए इज, ऑप्शन दे रखे हैं गिब्स फ्री एनर्जी, सेकंड ऑप्शन है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, थर्ड ऑप्शन है बोल्ट्जमान कांस्टेंट और फोर्थ है आर्रहनियस फंक्शन। अब यहाँ पर अगर वो सिंपल ये पूछता है कि ए क्या है तो आप फिर भी कह सकते थे कि भाई क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, लेकिन क्योंकि आर्रहनियस जो पैरामीटर होता है उसके लिए वहाँ पर भी हम ए काम में लेते हैं, तो क्योंकि उसने ऑप्शन दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए उसने यहाँ हिंट दिया आपको कि भाई ये थर्मोडायनेमिक्स वाला ए है, आर्रहनियस इक्वेशन वाला नहीं है। तो यहाँ पर उसने ए दे दिया और एक थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन दे दिया, तो उससे आपको क्या पता चल गया कि ए थर्मोडायनेमिक का फंक्शन है और थर्मोडायनेमिक में जो हम ए काम में लेते हैं वो आपकी होता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। तो अब आप देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन है कि वो केवल ये पूछ रहा है कि भाई ए किसको कहते हैं, मतलब ए जो है वो किसका सिंबल है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, आगे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। अब यहाँ पर एंट्रोपी चेंज की बात कर रहा है। दूसरी इसने कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखी है, आइडियल गैस है, आइसोबैरिक प्रोसेस दे रखा है, क्या दे रखा है, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो अगर आपने थ्योरी वीडियो देखा हो, जिन्होंने नहीं देखा थ्योरी वीडियो देख लेना पहले, ठीक है, उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तो जब आपने थ्योरी वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखवाए थे बड़े वाले, जिसमें आपके एक सीपी के फॉर्म में था और एक सीवी के फॉर्म में था। इसके अलावा फिर मैंने कहा था कि अगर आप कंडीशन अलग अलग करोगे तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वो मैंने आपको थ्योरी वीडियो में बता दिया था, तो वो आपने अच्छे से देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि जब हम आइसोबैरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर फॉर्मूला होगा CpLn T2/T1। आइसोबैरिक आप समझते हो, आइसोबैरिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, आइसोबैरिक का मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर आपने, अब एक चीज मैंने आपको जो बताई थी वो ये कि अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया आइसोबैरिक की कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा। तो ऐसा नहीं कि आपने केवल आइसोबैरिक वाला देख लिया, अब आपको वापस से पूरा देखना है कि भाई जो पूरी, अगर कोई कंडीशन नहीं है तो फॉर्मूला क्या होगा, तो दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। उसके बाद आइसोबैरिक में क्या होगा, आइसोकोरिक में क्या होगा, आइसोथर्मल में क्या होगा, ये सारे आपको याद रखने। तो कहने का मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करो तो केवल ये नहीं कि भाई जो पूछा वो, उसके आसपास जितने भी हैं वो सब आपको क्लियर होने चाहिए। ये अच्छा तरीका होता है रिविजन का, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस में ये फॉर्मूला होता है, आप जाके चेक कर लेना थ्योरी वीडियो में। आगे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो जब मैंने आपको जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट बताया था तो मैंने आपको जूल कोफिशिएंट पहले बता दिया था, फिर जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट और जूल थॉमसन कोफिशिएंट के सारे फॉर्मूले जो थे वो मैंने आपको बताए थे। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कई बार क्या होता है हम ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो ये नॉट हम पढ़ नहीं पाते, समझा नहीं बात। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगर हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं, ढंग से नहीं पढ़ते तो नॉट भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि करेक्ट कौन सा है। अब आप देखेंगे कि नॉट करेक्ट का मतलब गलत है, मतलब एक गलत होगा, तीन सही होंगे, और गलती से आपने केवल देख लिया कि करेक्ट कौन सा है तो पहला ही अगर करेक्ट मिल गया तो आप उसको कर देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, लैंग्वेज आपको ढंग से पढ़नी है। फॉर जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, अब मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, प्रोसेस इज एडियाबैटिक। अब यहाँ पर अगर आपने थ्योरी वीडियो देखा हो तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट होता है वो एडियाबैटिक भी होता है
और आइसोएंथैल्पिक भी होता है। ये मैंने आपसे कहा था, दोनों आपको ध्यान रखने, केवल अगर एक याद करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। अब आप ये देखेंगे कि आइसोएंथैल्पिक तो मैंने आपको स्ट्रेस देके बताया था कि जो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट होता है वो आइसोएंथैल्पिक होता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि आप ये भी ध्यान रखना कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट एडियाबैटिक भी होता है। अब अगर आपको केवल आइसोएंथैल्पिक याद होता तो आप कहते कि ये तो गलत है। समझ में आ रही बात? तो आइसोएंथैल्पिक भी है और एडियाबैटिक भी है। तो प्रोसेस इज एडियाबैटिक, ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। प्रोसेस इज नॉट आइसोएंथैल्पिक, तो जो मैंने आपको स्ट्रेस देके कहा था कि आइसोएंथैल्पिक होता है, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आइसोएंथैल्पिक नहीं है, नॉट लगा दिया इसने, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, 100% गलत हो गया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपको 100% पता चल जाए कि ये सही है, कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपको 100% पता चल जाए कि ये गलत है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना तो सही होते हैं ना गलत होते हैं। अब आप सोचेंगे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि अगर ये कंडीशन लगाई तो सही हो जाएगा और ये कंडीशन लगाई तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो वैसे स्टेटमेंट हैं उन पे फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको फिर वहाँ पर कंडीशन अज्यूम करनी पड़ेगी कि ये इसने इस वाली कंडीशन को मान के दिया या ये इसने इस वाली कंडीशन को मान के दिया है। वो कैसे कि अब यहाँ पर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो जब इसने नॉट करेक्ट पूछा है तो ये सही है और ये 100% गलत हो गया, तो हमारा तो आंसर डिसाइड हो गया कि भाई ये सही है, मतलब ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ये कह रहा है लोअर टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड ऑन लोअर प्रेशर साइड। अब ये जो स्टेटमेंट है ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। पहली बात तो ये है कि जो टेम्परेचर चेंज का फिनोमिना है वो रियल गैस के लिए होता है। हीटिंग इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट रियल गैस के लिए होता है, और हीटिंग इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट जो है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा है या कम है। ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था। तो कंडीशन कितनी अप्लाई हो रही है, पहले तो ये रियल गैस होनी चाहिए, और रियल गैस में भी टेम्परेचर जो है इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा है या कम है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन क्योंकि हमने कहा कि पहले आंसर डिसाइड हो चुका है तो ये हम सही मान सकते हैं। आगे दे रखा है द गैस एक्सपेंड थ्रू अ पोरस बैरियर, तो ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो आपके 4 स्टेटमेंट हैं, 3 स्टेटमेंट तो क्लियर है कि भाई ये 2 तो सही है और एक गलत है, और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। अब क्योंकि आपको गलत बताना था और ये गलत 100% डिसाइड हो गया, तो ये स्टेटमेंट आपको सही मानना है। तो यहाँ पर आपके जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, क्योंकि कई स्टेटमेंट वो कंडीशन के साथ देता है, तो वहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डिसाइड करना है कि कौन से को सही माने और कौन से को गलत माने। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट is absorbed by a system and 394 joule of work is done by the system. What is the change in internal energy for the process? तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपने देखा क्या क्या चीज़ आ रही है, हीट आ रही है, वर्क आ रहा है और इंटरनल एनर्जी आ रही है। अब आपके दिमाग में आएगा कि हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, वहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फॉर्मूला है वो है आपके डेल ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना कि मैंने आपसे कई बार स्ट्रेस देकर कहा है कि जो लेटेस्ट नोटेशन है, साइन कन्वेंशन है, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला है। अगर हम पुरानी बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला जो था पुराना वाला वो ये था आपके डेल ई इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। समझ आ रही बात? लेटेस्ट जो है वहाँ पर डब्ल्यू जो है वो है डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी डी वी इंटीग्रेशन के फॉर्म में, और ये वाला जो था इसमें था डब्ल्यू इक्वल्स टू प्लस पी डी वी इंटीग्रेशन। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो जब पी डी वी आप पुट करते हैं तो वहाँ पर फिर भी सेम हो जाता है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप आरपीएससी के बहुत पुराने पेपर देखेंगे, बहुत पुराने मतलब जो 10 साल से पुराने पेपर हैं, तो वहाँ पर आपके जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसने ये वाला की मान रखी है क्योंकि उस टाइम पे यही आंसर था। लेकिन जो लेटेस्ट अगर आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, पहले तो आरपीएससी बचती है क्योंकि जो है साइन जो है डाउटफुल रहता है। अब यहाँ पर क्या है कि जब लेटेस्ट आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो ये आंसर आसानी से हो सकता है
लेकिन अगर दोनों ऑप्शन होते हैं तो कई बार क्या है आरपीएससी डिलीट ही कर देती है। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाती है कि भाई नए वाले के हिसाब से तो ये है और पुराने वाले के हिसाब से ये है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में आता है तो आपको अगर दोनों ऑप्शन है, नया भी है और पुराना भी है, तो आपको नए वाले को टिक करना है। और अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए ऐसा कोई ऑप्शन आए जिसमें नया वाला ऑप्शन में ही नहीं है, केवल पुराना वाला ऑप्शन में, तो वहां पर आप पुराने वाले को टिक करके आना। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ रहे हो कि दो आपके पास है, मोर करेक्ट और पुराना वाला, मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है, लेटेस्ट करेक्ट और ओल्ड वाला करेक्ट। अब अगर ऑप्शन में ये है तो आपको यही टिक करना है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये है ही नहीं तो आप इसको टिक कर सकते हो, ये आप ध्यान रखना है। तो आपको आरपीएससी के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। मैंने आपसे कहा था नेट और गेट के जो एग्जाम होते हैं ऑथेंटिक होते हैं, वहाँ पर आपको कुछ एडजस्ट करने की या अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आरपीएससी के केस में ऐसा नहीं है। आपको आरपीएससी के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। तो मैंने आपको समझा दिया कि जो मेन चीज़ थी कि होता क्या है कि कई बार क्वेश्चन आता है तो आरपीएससी क्या होता है पुराने वाले में नए वाले में कन्फ्यूज हो जाती है और डिलीट कर देती है क्वेश्चन। एक केस इसके साथ होता है और एक वर्क के साथ होता है कि भाई एक्सपेंशन को और कंप्रेशन को क्या साइन मानने, तो वहाँ पर डिलीट कर देती है। तो अगर आपके पास ऑप्शन में दोनों हो, पुराने वाले के हिसाब से भी और नए वाले के हिसाब से भी, तो आपको नया वाला टिक करना है। और अगर नया वाला ऑप्शन में है ही नहीं तो पुराने वाले को आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई। अब आ जाते हैं वापस से मेन क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर दे रखा है इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब। अब देखिए सारा खेल इसमें है, एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम। मैंने आपसे कहा था अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसका साइन होता है पॉजिटिव। ये आपको साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया था। बाय अ सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम की अगर हम बात करें, वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात करें या डन बाय द सिस्टम की, तो डन बाय द मतलब सिस्टम द्वारा कार्य किया जा रहा है, और सिस्टम द्वारा जो कार्य होता है उसका साइन है आपके नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। तो हमने क्या देखा, Q का जो साइन है या Q की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, मतलब प्लस में 394 जूल, और W का जो साइन है वो है आपके नेगेटिव में, कितना है, इसकी वैल्यू कितनी दे रही है 394, सॉरी Q जो है वो आपके है 701 प्लस में और W जो है माइनस में है 394 जूल। अब आपको इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग, अब देखिए फॉर्मूले के साइन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर जो साइन है वो अलग चीज़ है, Q का जो वैल्यू पुट करेंगे उसकी बात हो रही है। तो जब आप फॉर्मूला पुट करेंगे डेल ई का, तो डेल ई बराबर क्या हो गया Q के आगे कोई साइन होता तो आपको लगाना पड़ता। अब यहाँ पर Q का जो वैल्यू है वो है प्लस 701 जूल, तो मैंने लिख दिया प्लस 701 जूल। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला पुराना हो गया, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। W जो है, W का जो साइन है वो हमने नेगेटिव लिया है। अब क्योंकि इसने लैंग्वेज दी है वर्क डन बाय द सिस्टम, तो जो लेटेस्ट साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। तो ये मैंने लिख दिया नेगेटिव का मतलब माइनस में लिख दिया। माइनस में क्या है 394 जूल। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप, अब देखिए पहली बात तो ये है कि प्लस वाली टर्म बड़ी है और ये माइनस वाली टर्म छोटी है, इसको आप माइनस कर लो। तो जब अब आप देखेंगे प्लस वाली टर्म बड़ी है, माइनस वाली टर्म छोटी है, तो प्लस में आंसर आएगा। तो ये माइनस का ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों ऑप्शन है प्लस और माइनस, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर दोनों ऑप्शन हैं सही वाले प्लस और माइनस के साथ, तो आपको साइन कन्वेंशन स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही करना है। अगर यहाँ पर प्लस माइनस नहीं होते तो फिर भी एक बार हम चला लेते काम, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 307 प्लस में आएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ में आई बात? तो हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो ज़्यादा कर रहा है और जो वर्क में कंज्यूम हो रही है वो कम हो रही है। तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करी और कम हीट कंज्यूम हुई, तो ओवरऑल जो इंटरनल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, सिस्टम की बढ़ जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन आपके क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। क्या कंसेप्ट है? अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव, अगर हीट इवॉल्व हो रही है या एमिट हो रही है तो नेगेटिव। अगर सिस्टम खुद कार्य कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, नेगेटिव। सिस्टम पे कार्य हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम में एक्सपेंशन होता है, तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो W का साइन नेगेटिव आएगा, और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो W का साइन पॉजिटिव आएगा। तो जब भी न्यूमेरिकल पूछता है तो सबसे पहले आप ये चीज़ चेक करो। ये चीज़ चेक करते हैं आंसर के ऑप्शन का जो है वो प्लस माइनस डिसाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें पूछे कि भाई ये फॉर्मूला है या ये प्रोसेस है, उसमें एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क की वैल्यू क्या आएगी, तो आप न्यूमेरिकल उसको सॉल्व बाद में करिए, पहले ऑप्शन में प्लस माइनस चेक करिए, उससे आपका आधा काम हो जाएगा। तो आरपीएससी क्या करती है, कई बार पुराने कन्वेंशन और नए कन्वेंशन में कंफ्यूज होकर क्वेश्चन डिलीट कर देती है। आपको नए वाले को फॉलो करना है। अब ऐसे नहीं कि सर कोई बहुत पुराना पेपर आप देखो तो सर इसमें तो ये वाला दे रखा है, पुराने में ये चल जाएगा, लेकिन अब जो एग्जाम हो रहा है उसमें ये वाला है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन 2Cl गिव Cl टू द साइन ऑफ डेल H एंड डेल SR। यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वहाँ भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है और कौन सी एक्सोथर्मिक होती है, उसके कुछ एग्जाम्पल या कुछ हिंट दिया था मैंने आपको, पॉइंट्स बताए थे। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे देखो कि ये जो 2 Cl एटम है क्लोरीन गैस बना रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये देखा जाए तो एक तरह से एसोसिएशन रिएक्शन, इसको हम सिंपली कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एसोसिएशन रिएक्शन। एसोसिएशन रिएक्शन समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, एसोसिएशन का मतलब कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उनकी संख्या ज़्यादा है और जो प्रोडक्ट है उसकी स्पीसीज की संख्या कम है। तो जब एसोसिएशन रिएक्शन होती है तो वहाँ पर रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब ऊष्माक्षेपी। तो जब एक्सोथर्मिक की मैं बात कर रहा हूँ तो डेल H क्या हो गया, नेगेटिव। ये मैंने आपसे कहा था कि भाई एग्जाम में वो क्या करेगा, कोई रिएक्शन दे देगा, पूछेगा इसके लिए डेल H और डेल S क्या होंगे। तो मैंने कहा था ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपके काम आएंगे, वरना आप सोचोगे हमने तो पढ़ा ही नहीं कि क्या कहाँ से पूछ लिया ये। तो यहाँ पर एसोसिएशन रिएक्शन के लिए डेल H नेगेटिव होता है, तो एक चीज़ तो डिसाइड हो गई। अब बात आई डेल S की। तो डेल S मैंने आपसे कहा है कि जो गैस की एंट्रोपी होती है वो ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। अब यहाँ पर गैस ही है, रिएक्टेंट साइड भी गैस है और प्रोडक्ट साइड भी गैस है, तो वहाँ पर कंपैरिजन तो हमको करना नहीं है लिक्विड, सॉलिड और गैस में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर गैस की 2 एंटिटी है या 2 स्पीसीज है, और यहाँ पर गैस की कितनी स्पीसीज है, 1। मतलब यहाँ पर 2 एटम है गैस के और यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है गैस का, तो गैस की अमाउंट ज़्यादा काम आनी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपने अगर वो पढ़ा हो मोल कंसेप्ट, तो वहाँ पर चाहे गैस कोई सी भी हो, मोनोटॉमिक हो, डायटॉमिक हो, पॉलीटॉमिक हो, उसका वॉल्यूम उतना होता है। तो यहाँ पर इसको आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है गैस का और यहाँ 2 हैं, एटम कह सकते हो, मॉलिक्यूल कह सकते हो, कुछ भी। तो यहाँ पर गैसेज स्पीसीज ज़्यादा है तो इसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है और इसकी एंट्रोपी कम है, मतलब क्या हुआ, इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है और इसकी एंट्रोपी कम है। तो ओवरऑल जब प्रोसेस हुआ तो ज़्यादा एंट्रोपी से कम एंट्रोपी होगी, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। एंट्रोपी डिक्रीज का मतलब डेल S नेगेटिव हो जाएगा। डेल S क्या हो जाएगा, नेगेटिव। भाई डेल S क्या करते हो आप, डेल S निकालते कैसे हो, S प्रोडक्ट माइनस S रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एंट्रोपी कम है, रिएक्टेंट की एंट्रोपी ज़्यादा है, तो यहाँ पर डेल S जो है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि 3 लैंग्वेज में आप इसको कर सकते हो, डेल S नेगेटिव, डेल S लेस देन 0, या फिर एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो रही है, कम। तीनों का मतलब एक ही। ये आप चाहे एंट्रोपी के लिए कहो, चाहे गिब्स फ्री एनर्जी के लिए कहो, ये 3 लैंग्वेज अलग अलग ऑप्शन देता है RPSC। वो तो कहेगा नेगेटिव है, या कहेगा 0 से कम है, या कहेगा कि वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, डेल H भी नेगेटिव और डेल S भी नेगेटिव। अब आप चेक करो, बोथ नेगेटिव, आंसर हो जाएगा। समझ आ रही बात। तो जो छोटे छोटे कंसेप्ट मैं आपको थ्योरी में बताता हूँ वो आपके एग्जाम में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आपको अगर ध्यान हो तो मैंने क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आपको 2 क्राइटेरिया पढ़ाए हैं, एक एंट्रोपी वाला और एक आपके गिब्स फ्री एनर्जी वाला। तो देखिए एंट्रोपी वाले क्राइटेरिया में क्या है, पूरे यूनिवर्स की बात होती है कि भाई आपके सिस्टम की एंट्रोपी भले बढ़े या घटे, या सराउंडिंग की एंट्रोपी भले बढ़े या घटे, लेकिन ओवरऑल यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है अगर वो बढ़ रही है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि हम सिस्टम पे स्टडी करते हैं लेकिन सराउंडिंग में हम स्टडी नहीं करते। तो सिस्टम पे जो एंट्रोपी चेंज आया है वो तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो सराउंडिंग में चेंज आया है वो हम आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज हमारे लिए मुश्किल होता है। तो वहाँ पर वो ओवरऑल क्राइटेरिया आपको याद रखना है। लेकिन जब हम पर्टिकुलर एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर वो कहें कि भाई इस रिएक्शन के लिए क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या है या इस सिस्टम के लिए क्या है, तो वहाँ पर आपको गिब्स फ्री एनर्जी को प्रीफर करना है। या कोई आपसे कहे कि भाई रिएक्शन फिजिबल कब होगी, रिएक्शन फिजिबल होने का मतलब रिएक्शन होगी कब या रिएक्शन होने की संभावना कब होगी, तो वो कब होगी जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, तो जब डेल G नेगेटिव होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में केवल सिस्टम पे फोकस हम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको गिब्स फ्री एनर्जी को फोकस करना है। अगर हम क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहे हैं या रिएक्शन की फिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ आ गई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि रिवर्सिबल की कंडीशन क्या होगी। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर डेल S यूनिवर्स की हम बात कर रहे हैं तो डेल S यूनिवर्स अगर 0 से ज़्यादा है, मतलब अगर मैं बात करूँ डेल S यूनिवर्स की, किसकी बात करूँ, डेल S यूनिवर्स की, तो यहाँ पर 3 कंडीशन है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पॉजिटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस और 0 का मतलब इक्विलिब्रियम। ये मैंने कहा है डेल S यूनिवर्स। तो डेल S यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, डेल S सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस।
तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है इक्विलिब्रियम में होता है। किस में होता है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। अगर रिवर्सिबल मैंने कह दिया तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो वहां पर उस केस में डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। इक्विलिब्रियम में अगर रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम का ऑप्शन दे रखा है तो आपको वही टिक करना है, वरना हम कई बार क्या कह देते हैं कि भाई आपके जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है और जो रिवर्सिबल होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो हम कई बार ऐसा कह देते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। लेकिन जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस नहीं होते, लेकिन रिवर्सिबल की मेन कंडीशन इक्विलिब्रियम है। समझ में आई बात? कई बार हम उसको उसको हम इरिवर्सिबल कह देते हैं, रिवर्सिबल को हम नॉन स्पॉन्टेनियस कह देते हैं, लेकिन रिवर्सिबल की जो कंडीशन है, रिवर्सिबल का मतलब इक्विलिब्रियम से है। रिवर्सिबल का मतलब किससे है? इक्विलिब्रियम से। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो क्या है? डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग इक्वल्स टू 0। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, Which of the following gives entropy change of 1 mole of an ideal gas for isochoric process? अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने लगभग सिमिलर क्वेश्चन देखा था, वहां पर आइसोबैरिक पूछा था, यहाँ पर इसने आइसोकोरिक पूछा है। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो आपसे पूछा गया है केवल वही आपको याद करना है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला पूछा है तो आप पूरा चेक करो, आइसोबैरिक भी चेक करो, आइसोकोरिक भी चेक करो, टोटल फॉर्मूला याद करो, ताकि उसके आसपास जब क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब क्वेश्चन आता है, आरपीसी जब क्वेश्चन देती है तो उसके पास क्वेश्चन का सोर्स क्या है, वो पुराने पेपर जो है वो आसपास से कहीं ना कहीं उठा के देखती है, और कई बार तो एज इट इज दे देती है, कई बार उसके आसपास दे देती है। तो अब आप इसको देखेंगे कि जो आपके आइसोबैरिक वाला क्वेश्चन था वो 2015 वाले वैकेंसी में आया था, उसके जस्ट अगली वैकेंसी है। तो मतलब जिसने भी 2018 का पेपर बनाया उसने क्या करा, 2015 का पेपर चेक किया, तो उसने चेक किया कि अच्छा आइसोबैरिक पूछा हुआ है, आइसोकोरिक पूछ लेते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर आपके मैंने कहा था कि क्वेश्चन या तो एज इट इज आते हैं या उसके आसपास कहीं ना कहीं आते हैं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो आंसर है वो हो जाएगा आपके CvLnT2/T1। अब यहाँ पर आपके लिए एक हिंट क्या है समझने के लिए, याद करने के लिए, आइसोबैरिक के लिए क्या था, CpLnT2/T1। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम आइसोबैरिक और आइसोकोरिक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शन टेम्परेचर के फॉर्म में मिलेगा। किसके फॉर्म में मिलेगा? टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर नहीं मिलेगा। अगर हम आइसोकोरिक और आइसोबैरिक के फॉर्मूले की बात करें तो वहाँ पर आपको ऑप्शन जो है टेम्परेचर के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, मेनली जो दे रखा है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या करना है, अगर आइसोबैरिक है तो Cp था और आइसोकोरिक है तो Cv है। तो यहाँ पर आपने क्या कहा, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोकोरिक का मतलब क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V आने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V2/V1 का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब वॉल्यूम आपने कांस्टेंट कर दिया तो V2/V1 तो क्या हो गए, सेम ही हो गए। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि अगर आइसोकोरिक है, आपको मान लीजिए याद भी नहीं है, फॉर्मूला याद भी नहीं है, लेकिन कंसेप्ट तो आपके थोड़े बहुत हैं। तो जैसे ही मैंने कहा आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो जैसे ही वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो V2/V1 का कोई सेंस ही नहीं है, तो ये आपके टर्म ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो गई। क्या हो गई? ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो गई। अब आपको मान लीजिए मैं एग्जाम में जाता और मुझे फॉर्मूला याद ही नहीं है तो भी मैं आंसर करके आता। कैसे करके आता? कंसेप्ट लगा के। क्या कंसेप्ट लगाया कि आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो V2/V1 का कोई सेंस ही नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ Cp और Cv की, तो Cp कब काम में आता है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, और Cv कब काम में आता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर दे रखा आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो Cp कहाँ से आया, तो Cp वाला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको आंसर याद नहीं था लेकिन आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। इसलिए जब भी आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, आपको केवल ये नहीं करना है कि मुझे ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे आया है, कैसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो एक तो आपको डायरेक्ट याद होता है, आपने फटाफट कर दिया। एक मैंने आपको बताया कि अगर आपको याद नहीं भी है या डाउट है तो आप उसको कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। 3 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। समझ आ रही बात? तो ये जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि थ्योरी पढ़ना सफिशिएंट नहीं होता, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिस से क्या है कि आपको क्लियर हो रहा है कि कौन से फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं और हमको कौन से फॉर्मूले याद करने हैं और कैसे हम उसको क्रॉस चेक
कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे डेल जी इक्वल्स टू डेल एस प्लस टी डेल जी बाई डेल टी पी पूछा है कि कौन सी इक्वेशन है। अब आप देखेंगे थोड़ी देर पहले हमने करा था, तो कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन 2015 में आया था और यही क्वेश्चन 2018 में रिपीट हो गया। तो आरपीएससी क्या कर रही है कि केवल जो स्कूल लेक्चरर के प्रीवियस पेपर हैं उसी में से क्वेश्चन या तो एज इट इज उठा रही है या उसके आसपास उठा रही है। जैसे एक डेल जी वाला आपने देख लिया, एक आपने गिब्स हेल्महोल्ट्ज वाला देख लिया और इसके आसपास देख लिया। तो मैं जो आपसे बार बार कहता हूँ वो ये है कि जब क्वेश्चन बनते हैं तो वो या तो पुराने क्वेश्चन के एज इट इज उठाए जाते हैं या उसके आसपास कुछ चेंज करके, या तो उसी में लैंग्वेज चेंज करेंगे या उसके आसपास। जैसे आइसोबैरिक पूछा, आइसोकॉरिक पूछ लिया, अगली बार वो पूरा फॉर्मूला दे देगा। तो आपको प्रैक्टिस करने से एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा या किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको हर कंडीशन पता चल जाएगी कि ये कंडीशन से या ये लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।